हाँ, तो आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टोइशियोमेट्रिक और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स सभी कंप्लीट कर लिए थे, तो उसी के साथ हमारा जो डिफेक्ट्स वाला टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। चलिए बच्चों, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जैसा कि नाम से क्लियर है बच्चों, यहां पर हमें किस चीज के बारे में बात करनी होगी बच्चों? जो हमारे सॉलिड के सब्सटेंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, किस मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उनके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्रोसेस क्या होता है, उनके बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंडक्टिविटी की रेंज क्या होती है इन सॉलिड सब्सटेंस के अंदर। कंडक्टिविटी रेंज, अभी कंडक्टिविटी क्या चीज होती है वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ आप ये मान के चलो कि कंडक्टिविटी का मतलब क्या होगा यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, समथिंग रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, जो कंडक्टिविटी रेंज होती है सॉलिड सब्सटेंस की वो होती है बच्चों 10 की पावर -20 टू 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम जैसा कि आप यूनिट समझ गए होंगे, ओम इज समथिंग रिलेटेड टू रेजिस्टेंस और मीटर लेंथ होता है। ऑल इन ऑल जो यूनिट्स हैं और जो कंडक्टिविटी की मेजर डेफिनेशन है वो आप चैप्टर नंबर 3 में देख लोगे। यहाँ पर आप बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस की कंडक्टिविटी लोअर रेंज पे है, दैट इज 10 की पावर -20 के पास है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगा, यानी कि उसकी कंडक्टिविटी कम है, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी? कम ही रहेंगी। तो ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करते या फिर इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं करते इतनी आसानी से, उन सब्सटेंस को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इंसुलेटर्स। ठीक है बच्चों, और जो सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी 10 की पावर 7 के आसपास होगी, उन सब्सटेंस को क्या बोला जाता है बच्चों? कंडक्टर्स, यानी कि वो अच्छी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार रेंज देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। कंडक्टर्स की रेंज होती है बच्चों कंडक्टिविटी रेंज, कंडक्टिविटी रेंज बिटवीन 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। देखिए बच्चों, जो हाइयर रेंज में होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास ऑन कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। ठीक है बच्चों, दूसरे होते हैं हमारे इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स होते हैं जैसा कि जिनकी कंडक्टिविटी रेंज लेस साइड पे होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। कंडक्टिविटी रेंज बिटवीन 10 की पावर -20 टू 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है बच्चों, अब ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में एक कैटेगरी और होती है हमारे सॉलिड सब्सटेंस की, जिनको हम बोलते हैं बच्चों सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इनकी कंडक्टिविटी जो रेंज होगी वो कंडक्टर से ज़्यादा रहती है और इंसुलेटर से कम रहती है, यानी कि इंसुलेटर से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, पास ऑन कर सकते हैं, और कंडक्टर्स से कम। ठीक है बच्चों, तो जो इनकी कंडक्टिविटी रेंज रहती है वो इनके इंटरमीडिएट रहती है। कंडक्टिविटी रेंज बिटवीन 10 की पावर -6 टू 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी बच्चों। चलिए, अब ये तो कंडक्टिविटी रेंज के बारे में हमने बात कर ली। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो कैसे कंडक्ट करते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर एंड हाउ दीज सॉलिड सब्सटेंस कंडक्ट। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम बच्चों, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
देखिए बच्चों, शब्दों को ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, नोट्स आप आराम से बना लीजिएगा, लेकिन शब्दों को पहले आप ध्यान से सुनिएगा। जो नोट्स की कॉपी रहेगी वो पीडीएफ फॉर्मेट में मैं शेयर कर दूंगा, आप पहले लेक्चर को सुनने पे ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, कोई भी सब्सटेंस इस दुनिया का कंडक्ट कब करता है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। कंडक्शन होती कब है? देखिए बच्चों, कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन की एक ही कंडीशन है, कभी भी कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर मोशन में होगा, अगर वो चल रहा होगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, वरना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। तो हमारा क्या मेन कंसर्न होता है? मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। चार्ज्ड पार्टिकल में जनरली हमारे कौन से चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या तो फिर आयंस होते हैं। कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर मोशन में होगा, चार्ज्ड पार्टिकल अगर मोशन में होगा, तभी हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर हमें तभी जो हमारी कंडक्शन हो सकती है, कोई सब्सटेंस तभी कंडक्ट कर सकता है। अगर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल स्टैटिक होगा तो कभी भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्टैटिक चार्ज्ड पार्टिकल भी क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? स्टैटिक चार्ज पार्टिकल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है क्लियर कट नो, स्टैटिक चार्ज पार्टिकल कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसी से बच्चों आपके लिए एक सवाल है यहां पे, NaCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स सॉलिड स्टेट। क्या NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? डू NaCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स सॉलिड स्टेट? तो यहां पे बच्चों क्लियर कट आंसर आता है नो, क्योंकि NaCl के अंदर जो चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल कौन से होते हैं बच्चों? यहां पे चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं बच्चों यहां पे Na प्लस एंड Cl माइनस। तो यहां पे मैं क्लियरली लिखूंगा नो ड्यू टू स्टैटिक चार्ज्ड पार्टिकल। मतलब क्या हुआ? स्टैटिक चार्ज्ड पार्टिकल का मतलब क्या हो गया? क्या लिख दिया बच्चों यहाँ पे? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो चार्ज्ड पार्टिकल है वो एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन सॉलिड स्टेट के अंदर इन चार्ज्ड पार्टिकल की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है बच्चों। चार्ज्ड पार्टिकल की पोजीशन क्या होती है? फिक्स्ड पोजीशन होती है अपनी एक उनकी सॉलिड स्टेट के अंदर। और कोई भी फिक्स्ड पोजीशन वाला चार्ज्ड पार्टिकल यानी कि स्टैटिक चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। बात समझ में आ गई बच्चों? तो सवाल उठ के आता है कि जो हमारे सॉलिड स्टेट होते हैं वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? हाउ डू दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो यहां पर आप आगे बढ़ के देखेंगे कि जो हमारे मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? मेटेलिक सॉलिड जैसे कि हमारा आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, जो इस टाइप के हमारे मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं। आयरन की रॉड आपने देखी होगी, वो बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। कॉपर की वायर्स जो हम जनरली अपने घर पे यूज़ करते हैं। सिल्वर भी हमारा क्या है? ये जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं ये क्या कर सकते हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या करते हैं बच्चों? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अब सवाल उठ के आता है कि ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। देखिए बच्चों, जो हमारे मेटेलिक सॉलिड होते हैं ये कंडक्ट तो इलेक्ट्रिसिटी करते हैं ड्यू टू, क्या रीजन रहता है कि जो हमारे मेटेलिक सॉलिड होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? आई होप ये चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। बस आप मेरे शब्दों को बहुत अच्छे से सुनिएगा, आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। फोकस रखिएगा। मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं बच्चों, ये इनके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ड्यू टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, यानी कि एक एटम से दूसरे एटम की तरफ मूव कर पाते हैं और दूसरे से तीसरे की तरफ क्या होते हैं बच्चों? ड्यू टू वैलेंस शेल डीलोकलाइजेशन। वैलेंस शेल डीलोकलाइजेशन, यानी कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? डीलोकलाइज्ड होते हैं। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? शेयर्ड बिटवीन टू और मोर एटम्स
यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन हमारे वैलेंस शेल में, जैसे आयरन के अगर किसी वैलेंस शेल के अंदर, आयरन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक आयरन एटम से दूसरे आयरन एटम की तरफ मूव करता है, दूसरे से तीसरे की तरफ, तीसरे से चौथे की तरफ, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, इसी इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से क्या होते हैं बच्चों, कंडक्शन आती है। आई होप ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, यहां पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं। अब सवाल उठ के आता है कि ये डीलोकलाइज्ड कैसे होते हैं, कैसे एक एटम से दूसरे एटम की तरफ मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे डीलोकलाइजेशन होती है। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल एटम के, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे आयरन की अगर हम बात कर लें, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या करते हैं बच्चों, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी कि दो या दो से अधिक आयरन एटम ये क्या करते हैं, हमने लास्ट क्लास के अंदर 11th क्लास के अंदर हमने LCAO ट्रीटमेंट देख रखा है, वहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी भी देखी है। तो ये जो आयरन के एटम्स हैं या फिर कॉपर के एटम्स हैं, इनके एटम्स क्या करते हैं, ये कंबाइन करते हैं, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं बच्चों, कंबाइन करते हैं, और ये क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बच्चों हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है बच्चों हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा होता है हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, अच्छा अब सवाल उठ के आता है कि चलो कंबाइन कर लिया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बना दिए, बॉन्डिंग भी हो गया, एंटी बॉन्डिंग भी हो गया, तो इसका इलेक्ट्रिसिटी से क्या लेना देना है। देखिए बच्चों, अब जब हमारे आयरन के एटम है लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में मौजूद होते हैं कि नहीं होते बच्चों, तो ये जो लाखों करोड़ों की तादाद में हमारे आयरन के एटम्स मौजूद होते हैं, तो इनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, मान लो मैं बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ, जो ये बॉन्डिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन की वजह से ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं एनर्जी में। क्या होते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर क्लोज इन एनर्जी, बहुत ही क्लोज होते हैं एनर्जी में, इन एनर्जी। देखिए बच्चों ध्यान से सुनिएगा, आर क्लोज इन एनर्जी, और ये जो क्लोज इन एनर्जी होते हैं ये क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, बैंड्स। क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, बैंड्स फॉर्म करते हैं। यानी कि मान लो हमारे पास कई हजारों लाखों की तादाद के अंदर, करोड़ों की तादाद के अंदर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये एक बैंड फॉर्म कर लेंगे, और जो एंटी बॉन्डिंग हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो गए ये दूसरा बैंड फॉर्म कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि इनमें कंडक्शन आती कैसे है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत ईजी है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस आप मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा और फॉलो करिएगा। देखिए बच्चों, जो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, जो करोड़ों की तादाद में है, बहुत ही क्लोज एनर्जी के अंदर है, वो किस टाइप का बैंड फॉर्म करते हैं, उनको हम बोलते हैं बच्चों वैलेंस बैंड। जो हमारे बॉन्डिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो कौन सा बैंड फॉर्म करते हैं, वैलेंस बैंड। ठीक है बच्चों, और जो हमारे एंटी बॉन्डिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो गए बच्चों, वो किस टाइप का बैंड फॉर्म करते हैं, कंडक्शन बैंड। किस टाइप का बैंड फॉर्म करते हैं बच्चों, कंडक्शन बैंड। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा तभी आपको समझ में आएगा। मैं कंडक्टर्स के लिए समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के लिए बहुत इजीली अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, जो हमारा वैलेंस बैंड बना वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वजह से बना। मान लो हमारे पास 2000 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं बॉन्डिंग के, ठीक है बच्चों, और उन 2000 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बहुत ही क्लोज हैं एनर्जी में, वो पार्शियली फिल्ड हैं। कैसे फिल्ड हैं बच्चों, पार्शियली फिल्ड है। मैंने एक कंडीशन रखी कि ये क्या है, सारे के सारे पार्शियली फिल्ड। आप बस शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, आपको सभी चीज़ें क्लियर होंगी। ये जो हमारा वैलेंस बैंड है, मान लो 2000 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, अज्यूम कर लो कि 2000 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, उसमें 800 इलेक्ट्रॉन फिल्ड है। कितने इलेक्ट्रॉन फिल्ड है बच्चों, 800। 2000 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होती है, शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, 2000 MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कैपेसिटी क्या होती है बच्चों, 4000 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की।
कितनी होती है बच्चों? 4000 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी होती है। अब यहाँ पर फील्ड कितने हैं मान लो, अज्यूम कितने फील्ड हैं बच्चों? अज्यूम कर लो कि हमारे पास यहाँ पे 800 इलेक्ट्रॉन क्या है, फील्ड है, ठीक है, और बाकी सारे क्या हो गए, हमारे खाली स्पेसेस हो गए। तो यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं इनके पास 2000 सिमिलर एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे रोटेशन करने के लिए। मतलब अभी किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, थोड़ी देर बाद किसी दूसरे में हो सकते हैं, क्योंकि क्लोज एनर्जी की है तो मोशन आराम से हो सकता है एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है बच्चों। तो जब ये वैलेंस बैंड के अंदर ही हमारा मोशन पॉसिबल हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में रहेगा तो हमारे यहाँ पर किस टाइप के सॉलिड सब्सटेंस होंगे बच्चों? कंडक्टर्स के होंगे। आई होप ये फर्स्ट कंडीशन आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे क्या होगा, अज्यूम अगर 400 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम 1 MO टू अदर, और अगर एक MO से दूसरे MO की तरफ मूव कर जाएंगे तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन, एंड इफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन देन डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन मोशन में होंगे तो डेफिनेटली क्या करेंगे बच्चों? कंडक्ट करेंगे। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब एक और कंडीशन आती है, ये तो हमने क्या देखी, फर्स्ट कंडीशन देखी कंडक्टर्स के लिए, ठीक है बच्चों। अब हम सेकंड कंडीशन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। देखिए बच्चों, एक है हमारे पास यहाँ पे कंडक्शन बैंड, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बना हुआ क्या है हमारे पास? कंडक्शन बैंड। ये भी खाली है, क्या है बच्चों? जैसा कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, एम्प्टी था, और ये भी हमारे पास यहाँ पे फिर से एम्प्टी है। अब मान लो कि ये जो कंडक्शन बैंड है जो एंटी बॉन्डिंग एमओ से बना हुआ है, इनकी जो एनर्जी है वो ओवरलैप कर रही है हमारे वैलेंस बैंड से। किससे ओवरलैप कर रही है? वैलेंस बैंड के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, वैलेंस बैंड, ठीक है। और ये जो वैलेंस बैंड है ये क्या है? फुल्ली फिल्ड है। अभी तो मैंने पार्शियली फिल्ड दिखाया था, अब ये क्या है बच्चों? फुल्ली फिल्ड की कंडीशन है। तो यहां पर अगर ये हमारा वैलेंस बैंड फुली फिल्ड होगा और कंडक्शन बैंड के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे वो सिमिलर एनर्जी के होंगे, तो इस ऑर्बिटल के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली मोशन में जा सकते हैं दूसरे ऑर्बिटल्स में, दूसरे हमारे कंडक्शन बैंड के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। यस और नो बच्चों? बहुत इजीली जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इनके जो ऑर्बिटल्स हैं बहुत ही क्लोज इन एनर्जी है। अगर डिफरेंस ज़्यादा होता तो मोशन नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? कम है, या फिर नेग्लिजिबल है, या फिर कह सकते हैं कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है? ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैं, ओवरलैपिंग बैंड्स। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हमारे ओवरलैपिंग बैंड्स होंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर पाएंगे तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में सक्षम है, और ये क्या है? हमारे कंडक्टर्स। तो ऐसे सॉलिड सब्सटेंस जिनके वैलेंस बैंड या तो पार्शियली फिल्ड हो या फिर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ओवरलैपिंग हो, उन सॉलिड सब्सटेंस को बच्चों हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? कंडक्टर्स। तो यहां पे क्लियरली हम लिख देते हैं कंडक्टर्स किन्हें बोला जाता है? इफ वैलेंस बैंड इज पार्शियली फिल्ड और fully filled valence band is overlapping conduction band। अगर हमारा फुली फिल्ड वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड को ओवरलैप कर रहा होगा तो हम बहुत इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स दे कैन कंडक्ट, इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो easily on applying electric field।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बहुत बढ़िया तरीके से मोशन में आ जाएंगे, और अगर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल मोशन में आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ज़रूर होगी। आई होप ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट कंडक्टर वाला पार्ट है यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों इंसुलेटर्स की तरफ। चलिए बच्चों आगे फिर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंसुलेटर्स। अब यहाँ से आप बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कौन से ऐसे सॉलिड सब्सटेंस होंगे जो इंसुलेटर की तरह एक्ट करेंगे। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक कंडक्शन बैंड, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था सेम पैटर्न में। अब अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में हमारा डिस्टेंस यानी कि एनर्जी गैप अगर नेग्लिजिबल के आसपास है, नेग्लिजिबल है या फिर ओवरलैपिंग है, तो डेफिनेटली वो हमारे क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे। लेकिन अगर कंडक्शन बैंड में और फुली फिल्ड वैलेंस बैंड में, क्या है ये हमारा फुली फिल्ड, अगर पार्शियली फिल्ड होगा तो हमारा कंडक्टर ही बन जाएगा ना। ये क्या है हमारा फुली फिल्ड वैलेंस बैंड, क्योंकि फुली फिल्ड वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं हो सकता। और एनर्जी गैप अगर इन दोनों के बीच में बहुत हाई है, कैसा है बच्चों, एनर्जी गैप इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब इतना ज़्यादा हाई है कि इलेक्ट्रॉन का जंप करना नामुमकिन है। और अगर इलेक्ट्रॉन का जंप करना नामुमकिन है तो इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मोशन रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन मोशन खत्म हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन खत्म हो गया तो इस टाइप के जो हमारे सॉलिड सब्सटेंस होंगे वो किस कैटेगरी में जाएंगे, इंसुलेटर्स की कैटेगरी में जाएंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सिमिलर पैटर्न पे है जैसे हमारे कंडक्टर्स हैं, बस उसी पैटर्न पे आपको ये चीज़ समझनी है कि इलेक्ट्रॉन का मोशन करटेल होगा, रुक खत्म होगा, तो हमारे क्या बनेंगे यहाँ पे बच्चों, इंसुलेटर्स। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब एनर्जी गैप हमारा क्या हो, बहुत ही हाई हो। तो यहाँ पर अगर आपको एक नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाए कि हमारी कंडीशन क्या होती है इंसुलेटर्स के लिए, एनर्जी गैप इज वेरी हाई, एनर्जी गैप इज लो, या फिर ओवरलैपिंग बैंड्स, तो आपका आंसर क्या होगा, एनर्जी गैप इज वेरी हाई। व्हेन एनर्जी गैप between conduction band and fully filled valence band is very high, such type of solid substance are called, such type of solid substance are categorized as insulators। बहुत बढ़िया बच्चों, आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब आप खुद ही सोच सकते हो, आप खुद ही समझदार हो ऐसी स्थिति के अंदर कि हमारी सेमीकंडक्टर को लेकर किस टाइप की कंडीशन पॉसिबल है। सेमीकंडक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप खुद ही समझदार हो। अगर हमारे जो कंडक्शन बैंड है और हमारा जो वैलेंस बैंड है, इनके बीच में अगर एनर्जी गैप लो होगा, क्या होगा बच्चों, फुली फिल्ड वैलेंस बैंड। मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ, पार्शियली फिल्ड नहीं चलेगा। पार्शियली फिल्ड के केस के अंदर वो सॉलिड सब्सटेंस कंडक्टर की तरह एक्ट करने लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा किस टाइप का वैलेंस बैंड होगा, फुली फिल्ड वैलेंस बैंड। ठीक है बच्चों, फुली फिल्ड वैलेंस बैंड। अब इस फुली फिल्ड वैलेंस बैंड और एम्प्टी, यहाँ पे भी बच्चों क्या है, एम्प्टी, फुली फिल्ड वैलेंस बैंड और एम्प्टी कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप कम होगा। एक मिनट लिख लेते हैं बच्चों, देखिएगा कंडक्शन बैंड। देखिए बच्चों, अगर फुली फिल्ड वैलेंस बैंड और एम्प्टी कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप क्या होगा, वेरी लो होगा या फिर नॉर्मल होगा, कम होगा, एनर्जी गैप इज लो रहेगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन हमारे वैलेंस बैंड से उठ के कंडक्शन बैंड में चले जाएं। लेकिन जितने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंडक्टर्स के केस में मूव कर सकते हैं, जितना मोशन उनका वहाँ हो सकता है, उतना अच्छा मोशन यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। तो ये कंडक्टर्स से कम लो कैटेगरी के हमारे क्या होते हैं,
मतलब कंडक्शन क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, व्हेन एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज लो, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा कम है। ठीक है बच्चों, आई होप ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम इसी सेमीकंडक्टर्स के अंदर एक छोटा सा पॉइंट देखेंगे। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, अगर मैं इनकी एनर्जी को इंक्रीज कर दूं, ध्यान से सुनिएगा, एनर्जी को इंक्रीज कर दूं तो इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो कंडक्शन बैंड के अंदर जंप मारने की जो कैपेसिटी है, चांसेस हैं, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। जैसा कि आपके केस में होता है बच्चों, अगर आपके अंदर एकदम से ग्लूकॉन डी पिला दिया जाए और आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा रेस कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप घर के सारे काम करने को तैयार हो जाते हो, सब कुछ करने को तैयार होते हो, बिल्कुल फटाफट काम कर देते हो। तो उसी तरीके से क्या होता है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ा दूं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हीट प्रोवाइड करके, टेम्परेचर को रेज करके हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ईजिली कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन मूव्स टू कंडक्शन बैंड ईजिली, है कि नहीं बच्चों? क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स इजीली कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे इजीली कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर गए, यानी कि मोशन क्या हो गया, मोशन हमारा बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का मोशन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। और यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, जैसे ही मोशन बढ़ेगा तो उस स्थिति के अंदर हमारी क्या बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया बच्चों, क्या होगी यहाँ पे, हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को अगर हमें बढ़ाना है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमें थोड़ी ज़्यादा पोटेंशियल लगानी, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को रेज कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़िया तरीके से कंडक्ट करेंगे ये सेमीकंडक्टर्स। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी बच्चों। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा जो बेसिक पार्ट था ये यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम आगे चलेंगे इसी पार्ट में। देखिए बच्चों, सेमीकंडक्टर्स को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी को किसी भी स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। एट पार कंडक्टर्स तक की कंडक्टिविटी तक भी इसको रीच किया जा सकता है, लेकिन हमें इसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं इन टाइप के सॉलिड सब्सटेंस में। देखिए बच्चों, अगर हम नॉर्मल सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो जो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का मतलब बच्चों, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, या फिर हम बोल सकते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स, मतलब प्योर सब्सटेंस है, प्योर सॉलिड सब्सटेंस है, उन्हीं को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सेम चीज़ है। प्योर सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, वो कुछ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली इतना इन्वॉल्व नहीं होते, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली इनका यूज़ नहीं होता, और ऑफ लो प्रैक्टिकल यूज़। क्योंकि अगर हमारे पास, आप खुद समझदार हो, अगर हमारे पास एक बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, तो वो सबसे ज़्यादा काम का होता है। ठीक है, मतलब वो हर तरीके के काम कर सकता है, जनरली किसी भी उसी फील्ड के अंदर उसे डाल दिया जाए। लेकिन अगर हमारा कोई एवरेज स्टूडेंट है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर किसी को चॉइस मिलेगी कि एवरेज चुना जाए या बहुत ही ब्राइट चुना जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या चुना जाता है, ब्राइट स्टूडेंट ही चुना जाता है। सिमिलरली अगर किसी की कंडक्टिविटी ज़्यादा है, अगर सेमीकंडक्टर्स में मैं कंडक्टिविटी को रेस कर दूं, या फिर कंडक्टर्स अगर हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम सेमीकंडक्टर्स को क्यों चुनेंगे, प्रैक्टिकल यूज़ के लिए। तो प्रैक्टिकल यूज़ के लिए वही चीज़ चुनी जाती है जो कहीं ना कहीं हमारे पास बढ़िया क्वालिटी की हो, ज़्यादा कंडक्टिविटी दे सके। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनका प्रैक्टिकल यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, बहुत ही सस्ती कॉस्टिंग के अंदर इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। अब वो देखते हैं कि कैसे बढ़ाया जा सकता है बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, अब इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो सबसे बढ़िया मेथड है वो क्या है बच्चों, हमारे पास डोपिंग। अब ये डोपिंग किस बला का नाम है, सबसे पहले तो दिमाग के अंदर ये आता है। देखिए बच्चों, डोपिंग कुछ नहीं होता, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर, जैसे मान लो मैंने एल्यूमिनियम की बात करी, चलो मान लो मैंने सिलिकॉन की बात करी, तो सिलिकॉन का जो हमारा सॉलिड सब्सटेंस होगा उसके अंदर एक सूटेबल इम्प्यूरिटी डाल दी जाए। क्या डाल दी जाए, उसके अंदर एक सूटेबल इम्प्यूरिटी डाल दी जाए। सूटेबल इम्प्यूरिटी इज एडेड
इन सॉलिड सब्सटेंस। तो ये जो सूटेबल इंप्योरिटी होती है बच्चों, ये क्या करती है, ये उस सॉलिड सब्सटेंस की कंडक्टिविटी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देती है। तो सवाल उठ के आता है कि इसके पीछे की साइंस क्या है, ये सूटेबल इंप्योरिटी कौन सी होती है और इस सूटेबल इंप्योरिटी का क्या काम होता है और वो किस पैटर्न पे इस सॉलिड सब्सटेंस की कंडक्टिविटी को रेज करती है। सवाल सबसे पहले ये उठ के आता है, हर सवालों का जवाब मिलेगा, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रख के बैठिए। दैट एनहांसेस its conductivity, that enhances its conductivity। देखिए बच्चों, अब ये सूटेबल इंप्योरिटी क्या होती है और इसके पीछे की साइंस क्या है, उन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। अब देख लेते हैं कि किस टाइप की इंप्योरिटी होती है और उसके पीछे की साइंस क्या है, एक एक करके देखेंगे। तो डोपिंग हमारी दो तरीके की हो सकती है बच्चों। डोपिंग में हम एक तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बच्चों? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। चलिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरे होते हैं हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, जिनके बारे में अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का क्या रोल होता है। देखिए बच्चों, हमारे पास मान लो सिलिकॉन का सॉलिड सब्सटेंस है। किसका सॉलिड सब्सटेंस है बच्चों? सिलिकॉन है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, सिलिकॉन है, अच्छी बात है। तो सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? अगर किसी को भी डाउट हो तो पीरियोडिक टेबल देख सकता है। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि सिलिकॉन के वैलेंस शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये बढ़िया, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। तो ये हमारा सिलिकॉन एक बढ़िया सा नेटवर्क क्रिएट करेगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? यहाँ पे एक अच्छा सा नेटवर्क सॉलिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यहाँ पे एक नेटवर्क सॉलिड बनाएंगे। 2-2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनेगा और सारे चारों के चारों इलेक्ट्रॉन हमारे बिजी होंगे बॉन्डिंग में। देखते जाइए बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारे के सारे आप देख पा रहे हो कि ये सारे के सारे क्या हैं? बिजी हैं हमारे। एक बढ़िया सा नेटवर्क सॉलिड बनाया है इन सभी ने, चारों के चारों। हर सिलिकॉन एटम कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा बच्चों? 4 कोवलेंट बॉन्ड्स ड्यू टू 4 अनपेयर्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। 4 अनपेयर्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है तो कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं बच्चों? 4 ही कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। अब मान लो बच्चों, अगर मैं इस सिलिकॉन के नेटवर्क के अंदर फॉस्फोरस की इंप्योरिटी ऐड कर देता हूं, लिखेंगे, सारी चीजें लिख के दिखाएंगे, अब टेंशन मत लीजिए। किसकी इंप्योरिटी मैंने ऐड करी बच्चों? फॉस्फोरस की। अब फॉस्फोरस के अंदर कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगर कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर अपना एक बार पीरियोडिक टेबल चेक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 5 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 5। तो 5 में से 4 तो बहुत बढ़िया बॉन्डिंग यहाँ पे कर लेंगे, हम देख पा रहे हैं। फर्दर आगे के आगे ये नेटवर्क बढ़िया अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैंने क्रॉस बनाया ना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, मैंने हर सिलिकॉन के पास कितने बनाए हैं? 4 क्रॉस बनाए हैं जो 4 इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहे हैं, और उससे वो कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। अब इस फॉस्फोरस की बात करेंगे बच्चों। देखिए, इस फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में। 4 इलेक्ट्रॉन तो इस नेटवर्क के अंदर बढ़िया तरीके से फिट हो गए। अब 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच गया। क्या हो गया हमारे पास? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब यहाँ पर जैसे ही मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो जो ये बच्चों, ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा है। देखिए, इंप्योरिटी कोई एक तो ऐड होती नहीं है, करोड़ों अरबों की तादाद में ऐड होती है। मतलब कुछ पोर्शन, कुछ परसेंटेज इंप्योरिटी ऐड होती है एक नेटवर्क के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। जितने फॉस्फोरस में ऐड करूंगा, जितने मोल्स ऑफ फॉस्फोरस में ऐड करूंगा सिलिकॉन के नेटवर्क के अंदर, उतने मोल्स ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस सॉलिड के अंदर मिलेंगे। ठीक है बच्चों। अब ये जितने भी मोल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही किस डायरेक्शन की तरफ भागेंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव साइड की तरफ। तो यानी कि हमारे क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों?
इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, मोशन में आ गया। और अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा तो हमारा ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे मोशन में आ गया। मोशन क्या होगा, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर कोई भी चीज, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल मोशन में आता है तो बच्चों क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये तो शुरू से बता रहा हूं मैं यहाँ पे बच्चों, क्या होता है यहाँ पे, कंडक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से बढ़ जाएगी। तो इन्हीं टाइप के सेमीकंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर्स अगर इंग्लिश में मैं यहाँ पे लिखूं तो आप ध्यान दीजिएगा, व्हेन ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर डोप्ड, डोप्ड का मतलब मैंने इंप्योरिटी के तौर पे उसे ऐड कर दिया, आर डोप्ड विद दी मेटल्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट, यानी कि ग्रुप 14 एलिमेंट में जब मैं ग्रुप 15 के एलिमेंट की डोपिंग कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस मेनी फोल्ड। कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस मेनी फोल्ड। मल्टीफोल्ड। ठीक है बच्चों, बस इसी टाइप के सेमीकंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो ध्यान रखिएगा, जहां पर भी ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को ग्रुप 15 यानी कि हायर ग्रुप के एलिमेंट के साथ डोप किया जाए, यानी कि उसकी इंप्योरिटी को ऐड किया जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारे कौन से सेमीकंडक्टर बनते हैं बच्चों, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स फॉर्म होते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। आई होप यहाँ पर तक आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, यहाँ पे हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर। सेकेंड टाइप के सेमीकंडक्टर्स हमें देखने हैं हम यहाँ पे। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सेम पैटर्न पे देखेंगे हम। हमने वहां पर ग्रुप 14 एलिमेंट्स के साथ हाइयर ग्रुप के एलिमेंट को डोप किया, तो सिमिलर पैटर्न पे अगर मैं बोलूं कि अगर मैं लोअर ग्रुप के एलिमेंट को गलती से डोप कर दूं, उसकी इंप्योरिटी को ऐड कर दूं, तो क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। चलिए मैं अब आपके सामने एल्यूमिनियम की डोपिंग करके देखता हूं सिलिकॉन के साथ, क्या रिजल्ट हमारे पास देखने को मिलते हैं। चलिए, ये हमारे पास एल्यूमिनियम का सब्सटेंस है। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉस्फोरस में 5 होते हैं, एल्यूमिनियम में 3 होते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन बढ़िया से क्या क्रिएट करेंगे, नेटवर्क क्रिएट करेंगे। वही सिलिकॉन के साथ हम देख लेते हैं। देखिएगा बच्चों, तो ये हमारे पास एक नेटवर्क क्रिएट हो गया। अब आप इस नेटवर्क के अंदर खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर एक किस चीज़ क्या पैटर्न क्रिएट हुआ है। यहाँ पर बच्चों क्या पैटर्न हुआ है, होल क्रिएट हुआ है। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ है, होल क्रिएट हुआ है। होल का मतलब यहाँ पर हमारे पास कोई भी बॉन्ड नहीं है, एक खाली स्पेस है। अब होगा क्या, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन
मान लो इस होल को फिल करने के लिए यहाँ पर मोशन कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा? इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा, इट इज अ नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, इट विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, और इसे होल दिख रहा है तो ये इस होल को क्या कर देगा, यहाँ पर फिल कर देगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल करेगा तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर क्या होगा, एक होल इज क्रिएटेड as the electron moves towards the hole, या फिर हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जैसे ही वो भागेगा तो यहाँ पर क्या होगा, होल क्रिएट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल फिल हो जाएगा, होल फिल्ड। होगा कि नहीं होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, यहाँ पर होल फिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, होल क्रिएट हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जो होल का मोशन है वो इस साइड से इस तरफ आ गया, यानी कि इस डायरेक्शन में होल मूव कर रहा है। होल का जो मोशन होगा, होल मोशन होगा कि नहीं होगा बच्चों? होल का मोशन हमारा क्या होगा, यहाँ से यहाँ आ गया, यानी कि डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स राइट की तरफ हमारी डायरेक्शन हो गई। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ मूव किया, देन फर्दर आगे मूव करेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है, यहाँ से यहाँ मूव किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का मोशन हो जाएगा। यानी कि होल का मोशन और इलेक्ट्रॉन का मोशन हमारा अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन का मोशन किस तरफ होगा, टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमारा जो होल का मोशन होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन तो इस तरफ हो गया, और होल का मोशन क्या होगा हमारा, टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा बच्चों, थोड़ी स्पेलिंग एरर। हाँ, तो यहाँ पर हमारा किस तरफ होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होगा। तो यहाँ पर जनरली देखिए कोई परसेप्शन नहीं है, कोई फिक्स्ड नहीं है, आप अपनी तरफ से मानिए ना मानिए, लेकिन अगर हम साइंटिफिक नोटेशन की तरफ जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, होल अगर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पर हम जनरली होल को एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज मान लेते हैं। हालांकि इट इज नॉट अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, बट ऐसा कंसीडर किया जाता है कि होल शायद एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज है जो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव कर रहा है। और अगर आपको इस पैटर्न में नहीं सोचना तो आप इस पैटर्न में सोच सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो किस तरफ होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। अब दोनों ही केस के अंदर हमारा जो क्या हो रहा है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। और अगर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि कंडक्शन यहाँ पर हमारी इंक्रीज हो जा रही है। यही मोशन, किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल का मोशन बढ़ना है तो कंडक्शन डेफिनेटली हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। आई होप कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब एक बार लिख देते हैं कि हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। व्हेन ग्रुप 13 elements are doped with metals of group 14 elements, या फिर ग्रुप 14 metals, कुछ भी बोल सकते हो, ग्रुप 14 metals motion of electron increases, which increases the conductivity of solid substance। मतलब सेम पैटर्न पे है, वहाँ पर हमारा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, यहाँ पर हमारा क्या, होल का भी मोशन होता है और इलेक्ट्रॉन का भी मोशन होता है। अगर आपसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर आपको होल की मोशन की डायरेक्शन पूछ ली जाए तो आप बहुत इजीली बता सकते हो कि जो होल की मोशन की डायरेक्शन होती है वो होती है टुवर्ड्स दी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होल की
डायरेक्शन होती है। आई होप पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप पोस्ट कर सकते हो, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूंगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बचा हुआ टॉपिक देखेंगे, थोड़ा सा हमारा मैग्नेटिक पार्ट बचा हुआ है सॉलिड सब्सटेंस का, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस टॉपिक को पूरे तरीके से, सॉलिड स्टेट को पूरे तरीके से खत्म कर देंगे। चलिए बच्चों, गुड बाय।